हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपके सेवानिवृत्ति का जो लाभ है उसका भुगतान समय से क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके लिए सरकार दोषी है या आपके डिपार्टमेंट दोषी हैं या आप खुद भी इसके लिए दोषी हैं कि सर्विस में रहते हुए आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपने केयर नहीं किया, जिसके कारण सेवा से निवृत्त होने के बाद भी जो आपका सेवानिवृत्ति का जो लाभ है उस समय से नहीं मिल पाया। और ये आखिर कौन से मिस्टेक हैं जिसको आपने सर्विस में रहते हुए नहीं सुधारा? इसी के बारे में मैं आज अपने दर्शकों को मैं जागरूक करने जा रहा हूं। चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हों या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो, आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके भुगतान में महीनों या किसी केस में तो वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो आखिर हम इंतजार क्यों करें? क्योंकि वह किसी भी जो रिटायरमेंट होता है वो किसी भी कर्मचारी के जो कैरियर होता है उसका अंतिम पड़ाव होता है। और रिटायरमेंट के बाद ये इच्छा रहती है कि समय से भुगतान हो जाए ताकि अपने बुढ़ापा का प्लानिंग कर सके। और उस एज में जो ऑफिस या डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने से अच्छा है कि सेवा में रहते हुए कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसको सुधार कर लिया जाए। और आखिर ये मिस्टेक क्या है, ये आपकी ड्यूटी क्या है जो आपको ज़रूर करना चाहिए? तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 11 ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसके कारण किसी भी कर्मचारी की जो सेवानिवृत्ति का लाभ है उसके भुगतान में विलम्ब होता है या देरी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और आपने मुझे प्रेरित किया, जिसके कारण मैं समय समय पर इस तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूं ताकि आपका जो सेवा है, आपका जो सर्विस है वो सुरक्षित रहे और आपका जो राइट्स है वो भी आपको मिल पाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। शेयरिंग इज केयरिंग, उससे किसी का भला ही होता है और उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपको कोई लॉस नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें सर्विस में रहते ही सुधार लेना चाहिए, उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद डिपार्टमेंट और ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े। तो आइए, सबसे पहला ड्यूटी जो यहाँ है जिसको हम मोस्ट पोटेंशियल ड्यूटी भी कह सकते हैं, ये है इंस्पेक्ट योर सर्विस बुक every year and affix your signature in the token of having inspected the same as provided in SR 202 to ensure the accuracy of entry। कि दोस्तों जानते हैं कि आपको सर्विस बुक जो आपका होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि उसी पर आधारित होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो जो आपके पूरी ज़िंदगी का नहीं कर सकते, आपके जो सर्विस का रिकॉर्ड होता है वो उसी बुक में दर्ज होता है और उसी के आधार पर सारी जो बेनिफिट्स हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है और आपको पेमेंट दिया जाता है। इसलिए आपका जो पहला ड्यूटी है कि जब भी आपको सर्विस बुक दिया जाता है देखने के लिए या आपका सिग्नेचर लिया जाता है तो उससे पहले जो भी एंट्री है उसमें आप उसको बहुत ही माइन्यूटली उसको वेरीफाई कीजिए कि जो भी एंट्री किया गया है सर्विस बुक में वो सही है। ये पहला ड्यूटी है। इसके बाद जो दूसरा जो प्राय मिस्टेक होता है जिसको भी आपको सुधारना है वो है एन एंट्री exist in your service book that you have been medically examined and found fit on your initial appointment। दोस्तों, जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आप
आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हैं, और यह चीज़ आपके सर्विस बुक के रिकॉर्ड में होना चाहिए कि जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो इन साल अपॉइंटमेंट के लिए आप मेडिकली फिट थे, ये होना चाहिए आपके सर्विस बुक के रिकॉर्ड में। और तीसरी बड़ी बात जो है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ कंफर्मेशन इन सर्विस और पोस्ट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक। आप जो ये देख रहे हैं कि किस डेट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या जिस डेट को आपको सर्विस में कंफर्म किया गया, वो चीज़ आपके सर्विस बुक में होना चाहिए। जब आप सर्विस बुक देखेंगे तो आप इसको ज़रूर देखेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो इसको भी आप सुधरवाने की कोशिश करेंगे सर्विस में रहते हुए। अब इसके बाद आइए, जो चौथा मिस्टेक है प्रायः ये जो होता है, द एनुअल सर्टिफिकेट्स ऑफ वेरिफिकेशन with reference to pay bills are regularly recorded in the service books and are continuous। कि दोस्तों देखिए, आपका जो पेमेंट है वो भी आपके सर्विस बुक में रिकॉर्डेड रहता है, और ये रिकॉर्ड जो होता है जब आपको एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाता है तो उसका एक कॉपी आपके सर्विस बुक में लगाया जाता है, और वही रिकॉर्ड है कि किस लेवल पर और किस टाइम में आपका पे कितना था। ये भी ज़रा देख लीजिए कि ये कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ है कि नहीं, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कहीं नहीं लगा हुआ है तो वो भी एक परेशानी का सबब बन सकता है जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की बात आएगी। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और इस मिस्टेक को सुधरवाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो फिफ्थ मिस्टेक है कि एन एंट्री इज मेड इन सर्विस बुक इफ प्री ब्रेक सर्विस वुड क्वालिफाई और अमाउंट टू फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस। कई बार होता है कि आप अनऑथराइज एब्सेंस होते हैं या किसी स्ट्राइक में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उस कारण से कभी कभी सर्विस को ब्रेक कर दिया जाता है, और ये चीज़ आपके सर्विस बुक में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये जो ब्रेक इन सर्विस है ये क्वालिफाई करने के लिए है या नहीं है, या पूरा सर्विस जो है वो फॉरफिट हो गया। ये पूरा क्लियरली लिखा होना चाहिए कि सर्विस फॉरफिट हो गया है या ये पीरियड क्वालिफाई कर रहा है, ये क्लियरली आपके सर्विस बुक में होना चाहिए। इसके बाद जो सिक्स मिस्टेक है, एन एंट्री हैज़ बीन मेड इन सर्विस बुक रिगार्डिंग काउंटिंग द पीरियड ऑफ यूओएल एज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन। अगर आप पेंशनेबल डिपार्टमेंट में हैं, यानी कि जो एक एक 2004 से पहले अगर आपने ज्वाइन किया है और आप पेंशन के हकदार हैं, तो ये भी क्लियरली होना चाहिए कि कभी आपने ईओएल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है तो वो पेंशन के लिए क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। उस पीरियड को पेंशन के पर्पज़ से क्वालिफाइंग पीरियड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये क्लियरली आपके सर्विस बुक में होना चाहिए। इसके बाद जो सेवन्थ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो सेवन्थ मिस्टेक है ये है, नॉमिनेशन ऑफ जीपीएफ इज केप्ट बाय योर अकाउंट्स ऑफिसर एंड एन एंट्री इज मेड टू दैट इफेक्ट इन द सर्विस बुक। दोस्तों, आपका जो जीपीएफ है कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें जो आपने नॉमिनेशन जो करवाया है, ये नॉमिनेशन का रिकॉर्ड आपके अकाउंट्स ऑफिसर के पास में होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके सर्विस बुक में नॉमिनी का नाम होना चाहिए कि खुदा ना करे कि कहीं कुछ हो जाता है सर्विस में रहते, तो आप जानते हैं कि ये जीपीएफ जो है ये आपके नॉमिनी को मिलेगा, और इसलिए वो क्लियरली आपके सर्विस बुक के रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नॉमिनेशन फॉर जीपीएफ एंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन पार्ट 2 ऑफ योर सर्विस बुक एंड एंट्री इज मेड टू दैट इफेक्ट इन द सर्विस बुक। दोस्तों, उसके बाद जो आपने नॉमिनेशन किया है जीपीएफ के लिए या ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए, तो इसका रिकॉर्ड जो है आपके सर्विस बुक के पार्ट 2 में होना चाहिए। पार्ट 2 आपके सर्विस बुक का, जिसको आप फाइल कहते हैं, उस फाइल में यह नॉमिनेशन होना चाहिए और इसका एंट्री आपके सर्विस बुक में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको ज़रूर वेरीफाई करें और सर्विस में रहते ही इसे दूर करें और समय समय पर इसे अपडेट करते रहें। इसके बाद जो 9th है, लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज केप्ट करंट बाय इंटीमेटिंग चेंज इफ एनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपके फैमिली में कोई चेंज हुआ है स्टेटस में, कि जो फैमिली मेम्बर है उसके स्टेटस में चेंज हुआ है, चाहे डेथ के कारण या डिवोर्स के कारण, तो ये चेंज जो है आप अपने सर्विस बुक में अपडेट कराते रहें, ताकि जो मैंने पहले बताया है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो
वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा और रिकॉर्ड के आधार पर ही ये बेनिफिट आपके सर्विस का जो बेनिफिट है वो आपके फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। उसके बाद जो 10वां है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी, अगर आपने मान लीजिए कि नॉमिनेशन मान लीजिए आपने किया है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड नॉमिनेशन you should check if they become invalid or required to be fresh nomination made because of change in the birth, death और divorce। कि दोस्तों अगर आपने नॉमिनेशन किया है, कोई नॉमिनेशन है, तो उसको हमें समय समय पर अपडेट करते रहना है कि क्योंकि जो नॉमिनी होता है उसका डेथ के कारण या फिर डिवोर्स के कारण या फ्रेश फैमिली मेंबर के एंट्री होने के कारण उसमें चेंज हो सकता है, जिसको हमें समय समय पर अपडेट करवाते रहना चाहिए। अगर ये अपडेट नहीं होता है तो ये भी एक फैटल मिस्टेक है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो जो होता है इसको पेमेंट करने में परेशानी होती है, खुदा न खास्ता आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो इस केस में। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, भले आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी ध्यान देना चाहिए इस पर, कि प्रिजर्व कॉपीज ऑफ नॉमिनेशंस मेड बाय यू इन योर पर्सनल कस्टडी और इन सेफ डिपॉजिट। जो नॉमिनेशन का पेपर है जिसको आपने नॉमिनी बनाया है वो जो पेपर है वो आपको अपने सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। एंड योर अदर इम्पोर्टेंट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वेयर टू बी इजीली लोकेटेड इन एनी कंटिजेंसी। अगर कहीं कंटिजेंसी हो जाता है, मान लीजिए कि आपने नॉमिनेशन करवाया और उसका रिकॉर्ड आपके सर्विस बुक के फाइल में नहीं है, सर्विस बुक में नहीं है, अगर आपके पास में उसका रिकॉर्ड है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर कभी अर्जेंसी हुआ तो। इसके लिए उसका कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखिए। अगर आपने 11 जो मैंने बताया है कि ये अगर आपने कर लिया तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जो सेवानिवृत्ति का लाभ है उसका भुगतान समय से हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।